हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध हमारी संसदीय प्रणाली से है और उस विषय का नाम है धन्यवाद प्रस्ताव। आखिर क्यों है ये विषय चर्चा में? ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद पिछले 24 जून से संसद का पहला सत्र आरंभ हुआ है और इस सत्र में 27 जून को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण के साथ संबोधित किया गया है और 28 जून को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है और आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। आखिर क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव? देखिए, किसी विषय के संबंध में हमारी संसद के विचार क्या हैं, इसका पता हमें संसद में होने वाली चर्चा, संसद में पेश होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों एवं संकल्पों के माध्यम से चलता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव भी उन्हीं में से एक है। दरअसल जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण दिया जाता है, दरअसल इस अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय सरकार की उपलब्धियों, सरकार के भविष्य की योजनाओं, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है एवं इसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। तो चलिए हम यह भी पता कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में क्या प्रावधान है। अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के इतिहास की चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में पहली बार 1921 में गवर्नर जनरल के द्वारा संसद के सदनों को संबोधित किया गया था और यह परंपरा 1950 तक जारी रही। इसके बाद जब 1950 में हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ तो हमारे संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे थे जो इस संबंध में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय किसी खास उद्देश्य के लिए संसद के किसी सदन अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 87 यह कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के होने वाले पहले सत्र की पहली बैठक को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष संसद के होने वाले पहले सत्र को भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो जहां आर्टिकल 86 के अनुपालन में आज तक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है अर्थात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित किया जाता है। इस संबोधन को ही हम अभिभाषण के नाम से जानते हैं। 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ था तो उसमें यह प्रावधान था कि संसद के प्रत्येक सत्र की पहली बैठक में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाएगा। हालांकि यह कार्य काफी जटिल लगने लगा और इसीलिए पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि बजाय कि सभी सत्रों के केवल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र में ही राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के पेश होने के बाद संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उस पर चर्चा के लिए समय का आवंटन किया जाता है और सबसे आखिर में इस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री या किसी अन्य वरिष्ठ मंत्री के द्वारा इस धन्यवाद प्रस्ताव पर अंतिम रूप से उत्तर दिया जाता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है और आज इसी धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होने वाला है। धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली इस चर्चा में 2 प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध यह है कि चर्चा के दौरान कभी भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम उल्लेख नहीं किया जाएगा और दूसरा, इस प्रस्ताव पर चर्चा के दरमियान किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिसका संबंध केंद्र सरकार के कार्यों से न हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान
विपक्षी सदस्यों के द्वारा कई प्रकार के संशोधन भी सुझाए जाते हैं जिन्हें आमतौर पर खारिज कर दिया जाता है। लोकसभा में तो ऐसे संशोधनों का पारित होना लगभग असंभव होता है, लेकिन हमारे संसदीय इतिहास में ऐसे 5 अवसर हैं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन राज्यसभा के द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे। ये वर्ष हैं 1980, 1989, 2001, 2015 और 2016। ये सारे अवसर तब के हैं जब सत्ताधारी दल को राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं था। चलिए सबसे आखिर में अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या होगा जब धन्यवाद प्रस्ताव को संसद के द्वारा पारित न किया जाए। देखिए, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब धन्यवाद प्रस्ताव को संसद के द्वारा पारित न किया जाए। ऐसा अवसर केवल एक ही बार आया है और वो अवसर था 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। क्योंकि ये सरकार अल्पमत में थी और सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। तो आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव उन सरकारों के द्वारा पेश किया जाता है जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इसलिए उन सरकारों को धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो इसका मतलब है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है और सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो तो इससे सरकार के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये सरकार की एक प्रकार की नैतिक हार मानी जाती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे अवसर आज तक नहीं आए हैं जब ऐसी स्थितियां निर्मित हों। तो मुझे उम्मीद है कि धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।